देखो यही दिक्कत है ला। देखो क्या होता है ना, यहाँ पढ़ने वाला उसी सबसे झंझट है। हम चाहते रहते हैं एक ही कोई बच्चा है, लेकिन पढ़ने वाला अलग। पैसा देखो, पैसा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल आज दो परसों तो कोई बात, लेकिन क्या होता है ना, सिंसियरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। सिंसियरिटी होना चाहिए, मतलब उससे क्या है ना कि अच्छा लगता है पढ़ाने में। नहीं तो हम लोग को क्या है, वो पुराने बुढ़वा मास्टर की तरह बैठो गप मारते, वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग का टारगेट क्या है, पढ़ो तो कुछ कर लो, नहीं तो कुछ मत करो। तो घर बैठ के शादी विवाह करो, बाल बच्चे को खिलाओ। देखो नहीं उसको तो बोली थी, मिली थी हमको, झूठो से बोल रही है। छठ के बाद फिर धान कटनी महीना आ जाएगा, आएगा तब कैसे आएगी? तो ये है। देखो क्या है इसमें, चलो इसके बाद हम बैकग्राउंड पे चर्चा कर लिए हैं इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए कि ये कैसे कहानी लिया गया। अब थोड़ा सुनो, आज की क्लास हम ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जो हमारा फॉर्मेट है, ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला काम खत्म हो जाए। क्या है, ऑब्जेक्टिव का जो जितना भी क्वेश्चन आता है वो खत्म हो जाए, ठीक। जो 8-10-15 मुश्किल से क्वेश्चन है, जैसे कि देखो क्या है तुम्हारा कि अब इसको अलग अलग से, जैसे अंधायुग का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, इसको हम अलग तरीके उपजीव्य लिखे या कहाँ से लिया गया है, किसी तरह से भाषा मतलब हमको सेंस से निकालना चाहिए कि ये कहाँ का ग्रंथ है। क्या है, देखो टर्म क्या यूज किया, उपजीव्य। अब क्या हमको पता नहीं रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इसमें ऑप्शन देगा तो हमको याद आ जाएगा। हाँ, याद आ गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से बन जाते हैं, हमको पता है ये किसका है, ये महाभारत से लिया है। क्या है, महाभारत। हम तुमको समझा दिए थे इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, महाभारत से लिया गया। दूसरा इसमें और नहीं है क्वेश्चन ना, इस साइड नहीं है, चलो हो गया। और दूसरा हाँ, अंधायुग काव्य के रचनाकार। देखो जब भी हम हर काव्य लिखते हैं तो पहला तुम्हारा ये हो गया, दूसरा इसका रचनाकार क्या हो गया, रचनाकार, ठीक है। इसको बता दिए थे कि ये धर्मवीर भारती, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ये जहाँ जो समझ में नहीं आ रहा बता दिए, धर्मवीर भारती अंधायुग में कितने अंक हैं, इसमें बताए थे कि इसमें क्या होता है, जब भी नाटक होता है ना तो अंक बाय अंक बांट के उसको बताया जाता है। इसमें अलग अलग पार्ट में जो है दृश्य के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये 5 अंक, इसलिए उसको बोलते हैं कि 5 अंक में बटा हुआ है। ये पहला अंक में ये दिखा है, दूसरा अंक में ये दिखा है, तीसरा अंक में ये, ठीक है। इसके बाद धर्मवीर भारती किस युग के कवि के रूप में, छायावाद। देखो कवि का जो अलग समय आता है उसमें अलग अलग टाइप आया है, तो उसी में इसको छाया, इसको अलग से बाद में समझाएंगे। छायावाद उत्तर मतलब छायावाद के बाद, छायावाद उत्तर मतलब होता है छायावाद के बाद। जैसे मौर्य ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैद उत्तर मतलब उत्तर वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल जैसे पढ़ते इसी में छायावादोत्तर मतलब कि छायावाद के काल के बाद का, ठीक है। धर्मवीर भारती का शिक्षा कहाँ तक हुआ था, जैसे ये शिक्षा तो MA PhD तक, मतलब MA भी किया, इसके बाद PhD तक शिक्षा। तो ये सब देखो, ये तो लिखना नहीं है, बस इसे हमको समझ लेना है कि इसका शिक्षा कहाँ तक हुआ। शिक्षा मतलब MA, ठीक है, MA प्लस PhD, एक MA PhD एक ही लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट और PhD मतलब स्पेशल हुआ, ठीक है। हाँ, इसके बाद धर्मवीर भारती की शिक्षा कहाँ तक ये हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी अध्यापक के रूप में, अच्छा देखो ये कहते हैं कि इसके लास्ट टाइम का कहानी है कि प्राध्यापक हुए, प्राध्यापक मतलब प्रधानाचार्य जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल। कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी यूपी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये क्या थे, प्रधानाध्यापक थे, ठीक है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक के रूप में ख्यात रहे। इसके अलावा वो क्या कि देखो कॉलेज में कितना जो अच्छे लोग होते हैं तो वो कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो वो क्या करते थे, लिखते थे, उनका पत्रिका प्रकाशित होता था। क्या होता था, पत्रिका समझते हो क्या होता है, पत्रिका जैसे क्या होता है ना, जैसे पेपर आता है ना, ऐसे मंथली तुम्हारा क्या होता है, देखो मंथली कोई एक पतला बुकलेट आता है, बुकलेट में जैसे इतना पतला का रहेगा, अलग अलग टाइप का, जैसे कोई सिद्ध धर्म के बारे में, किसी कहानी के बारे में, किसी शास्त्र के बारे में, जैसे अखंड ज्योति वगैरह आता है अपने गांव में, जैसे लोग सब लेता है, तो वो धर्म के बारे में ग्रंथ।
जैसे पत्रिका, ठीक है, जैसे हम लोग कंपटीशन के लिए अलग अलग जैसे प्रतियोगिता दर्पण, ये पत्रिका हुआ, तो ये पत्रिका प्रकाशित करते थे, क्या था उसका नाम, किस पत्रिका के संपादक के रूप में, संपादक धर्मयुग, क्या नाम था इसका, धर्मयुग, माने ये धर्म से ही रिलेटेड था, क्या था, धर्म से ही रिलेटेड, धर्मयुग पत्रिका हो गया तुम्हारा, ठीक, धर्मयुग पत्रिका हो गया। इसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती अवकाश ग्रहण कब किया, अवकाश मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया 1987 में, क्या हो गया 1987 में अवकाश ग्रहण हो गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती का देहावसान, देहावसान में क्या होता है, डेट हो गया, हाँ क्या हुआ, देखो अवकाश प्राप्ति का मतलब समझाते हैं, क्या हुआ अवकाश प्राप्ति, यही सब तो नहीं समझ में आता है। अब अवकाश प्राप्ति मतलब होता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट समझ में आता है, हाँ तो यही होता है रिटायरमेंट। 1987 में रिटायरमेंट, 1987 क्या है, 1987 है, 1987 रिटायरमेंट मतलब वो जो है कॉलेज से उनको छुट्टी मिल गया, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट, तो अवकाश प्राप्ति हो गया। इसके बाद तुम्हारा देखो, और उनका देहावसान, देहावसान मतलब होता है मर जाना, क्या हुआ, मर गए, कब मर गए 1997 में, ठीक है। तो इस तरह से अगर छोटा चाहो तो इस तरह से हम बना सकते हैं, अगर तुमको लिखना हो तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, देहावसान, कब कब हुआ 19, अच्छा इसमें अवकाश प्राप्ति का डेट, जिसके पास किताब होगा कोई बात नहीं, लिखने का नहीं है, वैसे बता दिए समझाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या, देहावसान, देहावसान मतलब उसका मतलब उनका मृत्यु हो गया 1997 में, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1926 से बताए थे ना, 1926 1997 उनका क्या टाइम था, याद है, ये था कन्फर्म तो याद है, यही है 26 से लेके 1997 तक बताए थे, यही समय था, हाँ वही था, हाँ। तो 1926 से 97 में उनका ये होगा काल, चलो इसमें इसके बाद डॉक्टर बिहार सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मेलन डॉक्टर भारती से कब मिला। अब ये से एक्स्ट्रा जानकारी है कि क्या हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें बिहार सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनसे मिले, तो ये पूछते हैं कब मिले, ठीक है। राजेंद्र बाबू बहुत फेमस थे, ठीक है ना, इसीलिए राजेंद्र बाबू क्या थे, राजेंद्र बाबू, इसीलिए इनके बारे में दिया गया है। राजेंद्र बाबू से कब मिले, 1889 में, क्या हुआ 1889 में ये इनसे मिले, क्या दिया, क्या दिया होगा, एक में कोई गलती हो गई क्या, 26 अक्टूबर बिहार सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार सरकार से, ओ अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है सर, ओ नहीं ये सॉरी, बिहार सरकार से राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 1989 होना चाहिए, गलती लिखा, इसीलिए हम भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान ये पुरस्कार है, समझे, ये क्या है, बिहार सरकार से, मैंने बिहार सरकार इसको कौन सा, डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 1989 होगा, ये गलती लिख दिया है, 1989 में क्या हुआ, उसने तो इस टाइम में जिंदा भी नहीं थे, इसमें इनको सम्मान प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ये पुरस्कार है एक्चुअली, समझे। अरे ये क्या है, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान ये एक पुरस्कार है, किसको, डॉक्टर धर्मवीर भारती को कब मिला था, 1989। डॉक्टर धर्मवीर भारती को सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास, देखिए बहुत सारा उपन्यास इसमें तुम देखे होगे, इसमें बहुत सारा चीज़ लिखे हुए हैं, इसमें है ना धर्मवीर भारती, लेकिन उसमें सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था, तो क्या कौन सा था, गुनाहों का देवता, क्या, गुनाहों का देवता, क्या ये गुनाहों का देवता, हमारा ये सबसे प्रसिद्ध इनका उपन्यास है, ठीक। इसके अलावा धर्मवीर भारती के कुल कितने काव्य कृतियाँ हैं, कुल कितनी काव्य कृतियाँ, काव्य इनका 6 है, ठीक है। अंधा युग प्रथम प्रकाशित हुआ, अब अंधा युग के बारे में देखो, मेनली हमारे यहाँ फोकस है, अंधा युग वाला जो भी टॉपिक है ना वो उससे जरूर पूछेगा, बाकी जो उतना फोकस नहीं होता है, लेकिन अंधा युग अगर चैप्टर है तो इससे रिलेटेड, जैसे 8वां देखो प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 19 कितना है, अंधा गुनाहों का देखो 1954 में, मैंने प्रथम जो ये प्रकाशित हुआ कब, 1954 में ही पहली बार ये प्रकाशित हुआ था, ये जो है तुम्हारा काव्य नाटक जो है, ठीक। तो काव्य कृति
अंधा युग किस प्रकार का काव्य कृति है? काव्य नाटक, काव्य मतलब कविता के रूप में ये नाटक लिखा गया, ठीक है। कैसा है ये? कविता के रूप में एक नाटक लिखा गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? काव्य नाटक, ठीक। अंधा युग किस युग को कहा गया? अंधा युग, अच्छा यहाँ पे आप देखो अंधा युग क्या कहा है यहाँ पे? कलयुग का समय अब आने वाला था, महाभारत खत्म होते ही क्या होता है? कलयुग का। तो इसमें क्या कहा है? कलयुग को ही अंधा युग कहा है ये, ठीक। कलयुग का आगमन कब होता है? कलयुग का आगमन यानी अंधा युग। देखो इसमें क्या है, जब हम युग पढ़ते हैं ना, समझा देते हैं क्या है युग। 4 युग में बांटा गया हमारे यहाँ कालखंड को। क्या क्या है बताओ तो, पता है? 4 युग कौन कौन है? नहीं पता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब नहीं सुने हो? हाँ? नहीं सुना। 4 युग है, ठीक है। तो इसको लिखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तुम नहीं देखो। क्या है देखो, पहला लिख लो सतयुग, ये सब तो दिया हुआ है। सतयुग, ये ग भ का तरह लिखा है, सतयुग। दूसरा त्रेता, त्रेता युग। तीसरा द्वापर युग। चौथा कलयुग, कलयुग। ये 4 युग, ठीक। तो उसके अंतर्गत क्या होता है? होता क्या है लिख लो, कैसे बताते हैं ये क्या है एक्चुअली। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग। तो तो ये जो युग है क्या होता है तुम्हारा? महाभारत के अंतिम समय में, ठीक है। कौन सा राजा? तो महाभारत खत्म हो जाता है, तो अंतिम राजा नाम अभी बताते हैं कुछ दिन में, तो वो उसके मरने के बाद ही कहा जाता है कि कलयुग का शुरुआत। क्या हो गया? कलयुग। हम लोग अभी किस युग में है? कलयुग में, ठीक है। अलग अलग भगवानों का अवतार हुआ, तो भगवान का भी अवतार होता है अलग अलग युग में, ठीक है। तो जब हम और आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भगवान विष्णु का ही अलग अलग अवतार होता है, अलग अलग। तो कलयुग तुम्हारा जो है इसके बाद चल शुरू हो जाता है, ठीक। महाभारत का अंतर, ठीक। तो कलयुग का आगमन कब होता है? देखो ये आ गया ना कलयुग का। अब देखो सुनो, हमको कलयुग का आगमन कब होगा और ये हमको पता नहीं है, हम सीधा तुम याद कर लिए कि अथी में द्वापर के बाद। युग का कालकरण ऐसे ही है। सबसे पहले बहुत पहले जो है सतयुग हुआ, ठीक है। कई हजार साल पहले माना जाता है, लाखों साल पहले सतयुग हुआ, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग, ठीक है। ये समय का ही कालखंड है जो हमारे वेदों के अनुसार है, ठीक है ना। विज्ञान दूसरे तरीके से मानती है, लेकिन हमारे वेद में इस तरह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये सीक्वेंस सही है। ये अगर पूरे जैसे उसमें पूछा ना कि कलयुग किसके बाद आया, तो द्वापर के बाद आया, ठीक है। त्रेता किसके बाद आया, सॉरी द्वापर किसके बाद त्रेता, तो पहले यही क्रम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये समय का कालखंड। अब क्या है कि काव्य हो गया, ठीक। द्वापर अंधा युग में किस कथा का आधार ग्रंथ, हाँ किस कथा का आधार ग्रंथ किया गया? मतलब मेन वही बात है कि महाभारत के बारे में लिखा गया। ये महाभारत के 18वें दिन की रात्रि में तथा कृष्ण के स्वर्गारोहण की कथा, मतलब अंधा युग में बताए थे ना। अंधा युग में क्या है एक्चुअली स्टोरी, मतलब ये जो है देखो अपने आप में महाभारत बहुत बड़ा है, उसमें जैसे गीता अलग है, अलग अलग कहानी। इसमें अंधा युग में इसमें क्या है, इसमें क्या है कि महाभारत का 18वें दिन से लेके तुमको कहा जब श्री कृष्ण जी का मृत्यु होता है तब तक इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, ठीक। अंधा युग के पात्र कैसे हैं? पात्र मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है पात्र? क्या किधर लिखे देखो, पात्र क्या होता है? पात्र पता है? पात्र मतलब जो ये नाटक है, चूंकि नाटक में जो अलग अलग लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पात्र। ये जो नाटक चल रहा है अंधा युग का, तो इसमें
जो लोग हैं जो इसको खेल रहे हैं नाटक, इसको क्या बोलते हैं? पात्र। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंधा युग के पात्र कैसे होते हैं? तो जब भी पात्र होते हैं तो प्रतीकात्मक होते हैं। प्रतीकात्मक करने का मतलब वो प्रतीक के रूप में होते हैं। नाटक है तो वो तो रियल में तो होगा नहीं। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया है, मतलब बच्चा समझता नहीं इसीलिए। मतलब प्रतीकात्मक इसको क्या बोलते हैं? मतलब जस्ट दिखाने के लिए है कि उसके माध्यम से तुमको क्या कुछ मैसेज कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? इसको क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक। तो क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक। मतलब बस आपको दिखाने के लिए, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण कुछ तुमको कहना चाह रहे हैं, गंधारी के रूप में तुमको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसके अलावा तुम्हारा जो युद्ध क्या बोल रहे थे, धृतराष्ट्र है, उसका जो कोई पात्र है वो तुमको कुछ मैसेज देगा। तो क्या है? एक प्रतीक की तरह महाभारत में जो है वो एक प्रतीकात्मक रूप से तुमको बताया गया है कि ये पात्र ये चीज महाभारत में ये बात। ये क्या हुआ? प्रतीकात्मक। समझ में आया? अंधा युग का कथा प्रारंभ कहाँ होता है? तो प्रारंभ यही बार बार कहानी कि तुम्हारा 18वें दिन से शुरू होता है और कृष्ण के मृत्यु तक चलता है। ठीक, अंधा युग के कथात्मक सिमटा हुआ है। अच्छा, कथान में सिमटा हुआ, मतलब प्रथम महायुद्ध 20वीं शताब्दी द्वितीय। ओ अच्छा, एक चीज और देखो इसमें क्या होता है। एक चीज, ये सब चीज तुमको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक चीज बड़ा अच्छा दिखाया गया है, अश्वत्थामा और लास्ट में ब्रह्मास्त्र का युद्ध। ब्रह्मास्त्र समझ तो क्या होता है? एटम बम। एक तो उस टाइम का वो सब एटम बम था। क्या था? ब्रह्मास्त्र। क्या? ब्रह्मास्त्र। ये सब क्या है? एटम बम। अभी एटम बम पता है तो क्या होता है? एटम बम क्या है? वो दिवाली में फोड़ने वाला एटम बम फोड़ने वाला। एटम बम दिवाली वाला नहीं है। एटम बम है ये दुनिया को विनाश करने वाला एटम। वो तो चुंदू मुंदू खेलने वाला है। ये चुंदू मुंदू नहीं है, ये पूरा दुनिया एक बार में दुनिया खत्म करने वाला है। हाँ, अमेरिका गिराया था ना हिरोशिमा पर, हिरोशिमा नागासाकी। अमेरिका देखो सेकेंड विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा दिया तो वो पूरा एक जो है कितना बड़ा एरिया जो है खत्म हो, ठीक है। और उसका इतना खतरनाक है इसके अंदर जो जिस बम से वो बनता है उसका प्रभाव अभी तक लांग लूढ़ा वहाँ का बच्चे भी अभी तक। तो सोचो यही है एटम। तो यही उस टाइम ब्रह्मास्त्र होता है। तो लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम जब महाभारत दिखता है खत्म हो जाता है तो ऐसा है कि अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच फिर भी युद्ध होता है, ठीक है। मतलब लास्ट पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, लेकिन दुर्योधन भी जिंदा रहता है। अश्वत्थामा दो कोशिश करता है, एक तो उत्तरा के गर्भ में, ठीक है, अर्जुन का लास्ट पुत्र रहता है, नहीं अर्जुन के पुत्र का पुत्र होता है, ठीक है ना वो, हाँ ठीक है। तो यानी अभिमन्यु का पुत्र होता है उसके गर्भ में, तो उसको चाहता है वो खत्म करते हैं। दूसरा मतलब उसी के तरफ चाहते रहता है खत्म, और दूसरा अर्जुन और इसको, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण के बीच, मतलब उसमें ये लास्ट में ये होता क्या है तो ये तो देखो तो लास्ट में क्या एक्चुअली महाभारत का अंतिम में तुम देखोगे, इसलिए ब्रह्मास्त्र का इसमें प्रयोग किया गया प्रथम दृष्टि। उसमें दो बड़ा बड़ा यानी ब्रह्मास्त्र अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है। ये ब्रह्मास्त्र अपने आप में बहुत घातक था, इसको जिस पे छोड़ देते पूरा उड़ जाता है उसका पूरा का पूरा। ये एक तरह से एटम बम का तरह उस टाइम में था। तो इसलिए कहा गया है कि कथा में सिमटा हुआ है, मतलब कि महाभारत सॉरी प्रथम विश्व महाविश्व युद्ध और द्वितीय महाविश्व युद्ध का इसका अंतिम जो समय होता है ना, इसी तरह से होता है। ये अंधा युग के घटित अवस्था के ब्रह्मास्त्र छोड़ने की घटना को किस युद्ध के प्रति चेतावनी संकेतित हुआ? देखो हो गया ना, हम बोले ना ये तो हम पढ़े मिले थे। तो अंधा युग में घटित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र छोड़ने की घटना से किस युग के प्रति चेतावनी संकेतित होता है? मतलब ये कहता है कि लास्ट में सब हार जाता है, आप सोचा मरेगा ही तो चलो छोड़ देते हैं सालों को, ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, उसके गर्भ के तरफ छोड़ता है, पहले तो छोड़ देता है उसके गर्भ पर, सोचता है कि इसका वंश मिटा दो। पहले राजा किस टाइम में वंश का बड़ा वैल्यू होता था, वंश मतलब हमारा बेटा 1000 साल तक मेरा ही
बेटा राज करे, तो ये उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था दिमाग में लोगों को। तो अंतिम और तो उसका देखो, और पूरा तुम कहानी बताया नहीं, महाभारत में सारे बेटा यानी पांडव का एक एक पुत्र रहता है। तो वो युद्ध में क्या होता है, वो मारा जाता है, मारा नहीं जाता है, मतलब उसको जो है शायद अश्वत्थामा ही जो है रात में सोया रहता है, सबको मार देता है, गर्दन काट देता है। उसको लगते रहता है कि 5 पांडव, तो उसका तो टारगेट रहता है पांडव को मारना, मैंने मेरे युधिष्ठिर का हराना। लेकिन रात में गला उसको काट देता है ना, उसको जो सुबह देखता है पता चलता है उसका, वो तो खुश रहता है कि मार दिए। लेकिन बाद में पता चलता है तो सबका उसका बेटा था, सबका एक एक बेटा था सबका, तो उसको मार देता है। तो अंत में फिर जो अश्वत्थामा बौखला जाता है, मतलब कोई तो मरा नहीं, इसका वंश तो खत्म नहीं, तो एक सिंगल बच जाता है, उसके वंश का सिंगल बच जाता है, जो कि अभिमन्यु का पुत्र रहता है। उसका क्या नाम उतर गया तो दिमाग। तो वो उसको उत्तरा के गर्भ में होता है वो, तो उसके ऊपर वो तीर चलाना चाहता तो कृष्ण भगवान गुस्सा जाते हैं, बोलते तुम क्या कर रहे हो। तो जो है ना ये है। और फिर जो है लास्ट में कृष्ण का और उसका युद्ध होता है ब्रह्मास्त्र के लिए, तो वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो ये दिखाया गया ब्रह्मास्त्र तो अंतिम, तो उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आते रहता है। अश्वत्थामा के साथ दिक्कत क्या है, लेकिन उसको कंट्रोल करना नहीं आता, ये भी दिखाया गया लास्ट टाइम में। तो अंतिम जो है मतलब वो अंतिम सूचक है, सूचक का मतलब कि हम इसको छोड़ के सबको खत्म करें, मतलब यही सूचक है। अगर ब्रह्मा अभी एटम बम छोड़ा जाएगा, एटम बम का भी यूज होगा, तो पूरा तुम्हारा दुनिया क्या चल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी लगभग कितना ज़्यादा एटम बम सब देश के पास हो गया, समझे। एटम बम माने परमाणु बम अब तो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया। परमाणु बम एक बार उड़ा तो बड़ा बड़ा शहर एक बार में उड़ जाएगा पूरा। तो ये दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, ब्रह्मास्त्र की तरह अश्वत्थामा का चरित्र। हाँ, अंधा युग में किस पात्र का सर्वाधिक आधुनिकता मिलती है, आधुनिकता मिलती है, मतलब इसमें अलग अलग पात्र है, इसमें कह रहा है कि सबसे आधुनिकता किस पात्र से मिलती है। तो चूंकि अश्वत्थामा का इसमें दिखाया गया है उसके स्वभाव को बिल्कुल आज के संदर्भ में, तो अश्वत्थामा जो है अंतिम अपने लिए वो क्या करता है कि लोगों को मार सकता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता है, इसलिए इसमें दिखाया गया है आज के संदर्भ में लोग अपने लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, उसका चरित्र कैसा दिखाया गया है, अश्वत्थामा का चरित्र सबसे आधुनिक है। देखो और आदमी पुराने तरीके से सोचता है हम यहाँ के लिए भी सोचें, देश के लिए भी सोचें, लेकिन अश्वत्थामा जो है पूरा सोचता है कि नहीं चलो हमको जब हार गए तो सबको मार देंगे। वो कहता भी अब हम मरे तो मरे, लेकिन सबको लेके चल जाएंगे, डुबा देंगे, हम तो डूबे सनम, सबको भी डुबा लेंगे। तो वही वाली बात है। चलो ठीक है, पढ़े हो कहानी, गीत है, डायलॉग है, हम तो भूलो जाते, हम तो डूबे सनम तुमको भी डुबा लेंगे, डायलॉग है। चलो हाँ चलो देखो, तो अंधा युग की कथा किस ग्रंथ से आधारित है ये भी हम बता दिए हैं, महाभारत पर। अंधा युग के पात्रों में आधुनिक बनाया गया है प्रतीकात्मक द्वारा, सही बात है, ये तो बार बार यही आधुनिकता के संदर्भ में अंधा युग कौन सी ग्रंथ समस्त मनोवैज्ञानिक कथा प्रसंग सहायक होती है, मतलब आधुनिकता को अंधा युग को समझने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक कथा प्रसंग ये चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात किया है। मतलब अंधा युग में जो है इसका जो बहुत सारा चीज़ है, एक्चुअली महाभारत का बहुत सारा चीज़ बहुत साइकोलॉजिकल है, यही इसमें कहना चाह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत सारा चीज़ तुमको सीधा सीधा समझ में नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मतलब पता है दो चीज़ है हमारे यहाँ, एक रामायण एक महाभारत। रामायण जो अभी भी बहुत पौराणिक उसमें चीज़ें हैं, लेकिन महाभारत एकदम आधुनिक है, पता है एकदम जो फैमिली में चलता है, जैसे ज़मीन का विवाद होता है, इसीलिए महाभारत से लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, उसको महाभारत को आधुनिक युग से। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हो तुम बात। देखो हमारे यहाँ दो महाग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, एक रामायण एक महाभारत। तो रामायण का जो किस्सा है ना तुमको एक बोरिंग भी लगता है, ठीक। कारण क्या है, कारण क्या है तुमको देखो, रामायण का जो कहानी है कि राम तो भगवान है, लेकिन उनका पात्र बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाया है रामायण में। आदमी की तरह रहेंगे, खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, गुंडा को भी आदमी की तरह मारते, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको दिखाया गया।
रावण को भी मारते हैं, सीता मैया को भी लेकर चल जाता है रावण, लेकिन एक सिंपल आदमी की तरह जो होना चाहिए, मतलब इनका राम के जो है एकदम बिल्कुल लेकिन महाभारत में जो कृष्ण का जो छवि दिखाया गया है ना, वो बिल्कुल एक चमत्कार की तरह, एक क्या है, तुमको पल पल उस तरह से दिखेगा वो चीज़ महाभारत में। तो ये महाभारत, और फिर जो उसका जो लड़ाई है तुम्हारा, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ज़मीन के ज़मीनी तौर पे ज़मीन के लिए, तो बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट करता है उससे चीज़ों को, उस तरह से उसको बनाया गया महाभारत को। तो ये चीज़ें इसमें लेखक को पढ़ने का मतलब, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी क्वेश्चन बनेगा समझ में आ जाएगा। एक तुम्हारा पॉइंट रह गया है कि अब क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे कि अलग अलग पात्र के बारे में है ना, जिस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो इसी रुको ना, लिख बता रहे हैं ना, ये थोड़ा खत्म हो गया। तो हमारा जो पढ़ाने का था ना, तो इतना क्या इतना पढ़ाया नहीं तुमको, रुक जाओ अभी खत्म कर लेते हैं। लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है पात्र के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए, ये खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्वेश्चन लिख। हाँ चलो, अब उसको भी पढ़ाना है तो तुम इस आगे क्वेश्चन नहीं तो लिख लेना, तो हम फिर अगले चर्चा करते हैं। जैसे हमको पात्र पे क्वेश्चन आते हैं तो हम तुमको अलग अलग से, अब ये देखो ये ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, अब हम आगे क्वेश्चन, अब हमको ज़्यादा टेंशन नहीं, आप क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझे। जैसे हम पात्र बता दिए तो पात्र के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग उसे पढ़ लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इतना तुमको काम करना है। तो अब देखो कितना आसान हो गया हमको ऑब्जेक्टिव, अब टेंशन नहीं, अब हमको एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ऐसे पढ़ना होता है, समझे, समझ में आ रहा है। अब ऐसे पढ़ते थे, ऐसे नहीं। देखो आप कभी भूलोगे भी नहीं, तुमको अच्छा भी लगेगा और अब अर्थ भी समझ में आएगा और कुछ उद्देश्य भी पता। वैसे तो पता नहीं चलता क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या मतलब है। ऐसे पढ़ना होता है तब जाके अच्छा लगता है। ऐसे हर सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट। हिस्ट्री भी नहीं पढ़े। हिस्ट्री, अच्छा इतना आज कर लो, फिर धीरे धीरे कर लेंगे।